नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, यानी कि लोकसभा और संसद के क्या कार्य हैं या संसद क्या करती है। तो आइए अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो लोकसभा जो है वो उसको बोला जाता है निचला सदन, ठीक है ना, निचला सदन। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता जो है सीधे तौर पर मतदान करती है, यानी लोकसभा के मतदान कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष तौर पे, सीधे तौर पे। अच्छा, राज्यसभा के मतदान कैसे होते हैं, आप प्रत्यक्ष तौर पे, दोनों को साथ में कंपैरिजन भी करते जाओ। इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, सीधे तौर पे निर्वाचन। लोकसभा के चुनावों के लिए पूरे देश को और विधानसभा के चुनावों के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब मैंने याद है आपको, जब मैं थर्ड चैप्टर करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था एक इलाका होता है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे देश में जनसंख्या के अनुसार सीटों का बंटवारा किया जाता है, ठीक है। अगर आप भूल गए हो तो वो चैप्टर जरूर देखना। उनको क्या बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। यानी कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, मान लो दिल्ली ये है ना, तो वहां पर जनसंख्या के अनुसार इनके यहाँ पर 7 सीटें बांटी जाती हैं, ठीक है, और उनको अकेले को कहा जाता है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, प्रतिनिधि चुना गया हर निर्वाचन क्षेत्र से। दिल्ली से कितने चुने जाएंगे, 7। ये चुनाव जो होते हैं वो होते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मैंने उसी में बताया था थर्ड चैप्टर में, यानी कि इसमें सभी लोग वोट देंगे जो भी 18 साल के हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। और दूसरी बात, ना तो भेदभाव किया जाएगा, ना जाति, धर्म, लिंग, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना अमीर गरीब पर और ना ही प्रॉपर्टी के उस पर, ठीक है। और सभी वोट की वैल्यू एक होती है, सभी मत की वैल्यू जो है बराबर होती है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, मतलब पूरे देश में टोटल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, 543। यह संख्या 1971 की गणना से चली आ रही है। अब आप समझिए, ये 543 जो है ना, ये कब के हैं, ये 1971 का जो सेंसस आया था ना, जनगणना जब हुई थी 1971 में, तब के हैं। इसको समझते हैं क्या है ये। देखिए, हमारे देश में ना लगातार जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही, और बढ़ने के बाद हो क्या रहा था कि कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रण करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली की जनसंख्या जो है कुछ साल पहले जो है वो बहुत कम थी, 60 से 70 लाख जनसंख्या थी, फिर धीरे धीरे 1 करोड़ हुई। अब जो है टोटल जनसंख्या दिल्ली की जो है 2 करोड़ पार कर गई है, ठीक है। अभी लास्ट जब इलेक्शन हुए थे तो 2 करोड़ बताई गई थी। सेम एज हर 10 साल में जनसंख्याएं बढ़ रही हैं। जैसे यूपी हो गया, लास्ट इसमें जो है 20 करोड़ थे, अब जो है 25 करोड़ के आसपास हो जाएगी। अब आप समझिए कि अब जैसे कुछ स्टेट हैं, जैसे केरला में जनसंख्या जो है वहां पर उतनी बड़ी तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। इससे क्या हुआ कि भैया जिस देश की या जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी उसको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। लेकिन तो भाई कोई भी राज्य चाहेगा क्या कि वहाँ पर जो है जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो हमारे पास तो एक सीमित संसाधन है ना, सीमित संसाधन है, सीमित जॉब है। आप देखती हैं कि जॉब्स के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही हैं, आज की डेट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो जब संसाधन कम है और लोग उसमें ज़्यादा डिमांड करेंगे तो आपस में लड़ाइयाँ झगड़े ये सब कुछ होगा। अब एक एग्जांपल देखिए, दिल्ली में 1 करोड़ की जनसंख्या थी तो 10 सीटें हुई, ठीक है। जब ये जनसंख्या बढ़ गई तो ये 20 करोड़ सीटें हुई, ठीक है। वही एग्जांपल मान लो कि हम एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, मान लो कि केरला की जनसंख्या जो है 2 करोड़ है, ठीक है, 2 करोड़ है 1950 में, एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इनके लिए 10 लाख की जनसंख्या पे 1 सीट है ना, तो 20 सीटें इनके लिए हुई। तो भैया 1950 से 1960 में जब दोबारा से जनगणना हुई तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी सिर्फ 2.2 करोड़, मतलब 2 करोड़ 20 लाख। तो यहाँ पर 20 से जो है 22 सीटें हो जाएंगी, 10 लाख पर 1 सीट है। लेकिन अगर यही जनसंख्या 10 साल में दिल्ली में 1 करोड़ की 2 करोड़ हो जाएगी तो वहाँ पर तो सीटें डबल हो जाएंगी ना। कंफ्यूज मत होना, देखिए जनसंख्या जितनी है उतनी सीटें मिलेंगी, ठीक है। तो भैया हमने क्या करा कि 1971 की जनगणना के हिसाब से जो है हमने फ्रीज कर दिया कि भाई उस समय जो है हमने बोला कि 1971 में देश की जनसंख्या जितनी थी
जनगणना के हिसाब से उतनी सीट्स जो है हमने पक्की कर दी है, और वो सीट्स कितनी हुई है पूरे देश की लोकसभा की? 543। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों को वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। यहीं पे अगर कंपैरिजन करें राज्यसभा के सदस्यों को, उनको 6 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार नहीं बना सकता है तो क्या बनाया जाता है? गठबंधन सरकार बनाई जाती है। हमने पहले ये बात कर दी है। और लोकसभा जो है उसको 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कि संसद करती क्या है। ठीक है, या संसद के कार्य क्या है। तो अभी तक हमने क्या समझा है कि संसद क्या होती है। देखिए, अभी तक हमें यह पता चला है कि संसद जो है कानून बनाती है। ठीक है, और वो कानून पूरे देश पर लागू होते हैं। संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा भी अंग होता है राष्ट्रपति, यानी कि लोकसभा राज्यसभा से जब कानून जाएगा तो वो राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब आप बताइए कि क्या संसद जो है सिर्फ कानून बनाने का कार्य करती है? नहीं, संसद का कानून बनाने का कार्य एक है, उसके अलावा भी वो बहुत सारे कार्य करती है। यानी कि कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के बहुत सारे कार्य हैं। तो उन्हीं कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, यही आपका क्वेश्चन आता है। देखिए, पहला क्या है? विधायी कामकाज। विधायी का मतलब होता है, विधायी बना है विधान से। विधान का मतलब होता है कानून, यानी कि कानून बनाना। सबसे पहले यही जानते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। अब आप समझिए, या तो वो कानून जो है वो पूरे देश पर लागू होगा, या वो कानून सिर्फ एक ही भाग पर लागू होगा। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे लास्ट 2019 में जो है एक आर्टिकल 370 जो है उसको हटा दिया गया था सरकार के द्वारा। तो वो क्या जो आर्टिकल है वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर ही तो लागू हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संसद जब भी कोई कानून बनाती है तो उसके पास ये पावर है कि या तो वो कानून पूरे देश पर लागू हो या उस देश के किसी भाग पर लागू हो। ठीक है ना। अब ये लाइन समझिएगा कि कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? संसद है। सबसे बड़ी संस्था कानून बनाने की कौन है? संसद। तो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद भी प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने का काम ही करती है। देखिए, इस बात को समझिए। देखिए, इस लाइन को समझने के लिए आपको छोटा सा पहले मैं बेसिक बता देता हूं जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में लोकसभा की टोटल सीटें हैं 543। लोकसभा के चुनाव में जिस पार्टी को, जैसे कि 2019 में बीजेपी को सरकार बनाई है, बीजेपी को मान लो 300 सीटें आ गई। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब सरकार बन जाएगी तो उसमें से एक प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। प्रधानमंत्री अपना एक मंत्रिमंडल चुनेंगे। ठीक है, इस पूरे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को मिलाकर के इसको क्या बोला जाता है? कार्यपालिका। ठीक है, अब देखिए, अब जब भी कोई कानून बनाना होगा तो सरकार के पास तो नंबर है, 300 नंबर है। तो सरकार ना संसद में इजीली उस कानून को सिर्फ स्वीकृति दिलवा सकती है, यानी पास करवा सकती है, क्योंकि संसद का काम इससे ज्यादा है। संसद में कानूनों पर बहस होती है, छोटी छोटी बातों पर, हर छोटी से छोटी बातों को लेकर के जो है वहां पर जो है बहस होती है कानून से जुड़ी हुई। ठीक है, तो वो बहस कम हो रही है, इसलिए ये बात कही गई है कि संसद तो सर्वोच्च संस्था तो है कानून बनाने वाली, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? सिर्फ कानूनों को पास करवाने का काम ही हो रहा है उससे। लेकिन अब जो विधेयक होते हैं, देखिए इस बात को ध्यान से समझिए जो मैं बताऊंगा। विधेयक क्या होते हैं? विधेयक को इंग्लिश में कहा जाता है बिल। ठीक है, और कानून को बोला जाता है लॉ। ठीक है, तो जब भी कोई कानून बनने से पहले सबसे पहले जो है उसको बोलते हैं विधेयक। ठीक है, अब ये विधेयक जो है वो लाया जाएगा। जब वो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा एंड देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो जब वो पास हो जाएगा ना फाइनल, तब उसको बोला जाएगा कानून। ठीक है, तो ये विधेयक बनाते कौन है? ये बनाते हैं नौकरशाह। ठीक है, और किसकी डायरेक्शन में बनाते हैं? किसी मंत्री की। जैसे कानून मंत्री की डायरेक्शन में कानून के विधेयक बनेंगे, इस तरह से अलग अलग मंत्रियों की डायरेक्शन में जो नौकरशाह होते हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी, वो बनाते हैं ये जो विधेयक को। ठीक है, फिर विधेयक का उद्देश्य और विधेयक का क्या उद्देश्य है और संसद
में कब उसको जो है पारित करना है या प्रस्तुत करना है, मतलब संसद में कब उसको पास करवाना है, ये कौन तय करता है? मंत्रिमंडल। अब देखिए क्यों, क्योंकि मंत्रिमंडल जो ये प्रधानमंत्री जी का मंत्रिमंडल है, इसी के पास तो 300 सीटें हैं। ये जब अगर इनकी स्वीकृति के बिना कोई भी तो विधेयक या बिल पास ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए भैया ये डिसाइड यही करते हैं पीएम और उनका मंत्रिमंडल कि कौन सा बिल पास करवाना है, कब करवाना है, ये सब। ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, संसद के जो बाकी सदस्य हैं उनको निजी सदस्य कहा जाएगा, जो सरकार के अलावा है विपक्ष के सदस्य। जैसे लोकसभा की टोटल सीटें 543, बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी ने मिलकर के क्या बनाई है, उनके पास 300 सीटें हैं, तो 300 इनमें से माइनस कर देंगे तो टोटल बचेंगी 243 सीटें। तो जो 243 सीट्स हैं उनको भी तो लोगों ने ही चुना है, उसको बोलेंगे विपक्ष। तो विपक्ष का कोई सदस्य अगर कोई बिल लाता है, कोई विधेयक को लाता है, तो वो पास तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सरकार का समर्थन उसको मिलेगा ही नहीं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो पहला काम क्या है? विधायी कामकाज। ठीक है, दूसरा काम क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। मैंने आपको याद है पहले भी बताया था लास्ट अपने चैप्टर में कि संसद का काम है या विधायिका का काम है कि वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखे और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करे। देखिए, इस लाइन को समझने से पहले वही हम अपना छोटा सा जो हम हर बार चार्ट बना रहे हैं वही देखिए, लोकसभा में चुनाव हुए, लोकसभा में चुनाव के बाद जो है एक प्रधानमंत्री को चुना जाएगा। जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा वो प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल जो है वो बनाएंगे। ये अभी मैंने ऊपर भी बनाया था ना, ये बार बार इसलिए बना रहा हूं जिससे कि आपको बार बार रट जाए। तो अब बताइए इसको क्या बोलेंगे? कार्यपालिका। ठीक है, अब कार्यपालिका जो है इसका चुनाव किससे हो रहा है? लोकसभा से ही तो हो रहा है ना। लोकसभा को बोलेंगे विधायिका, लोकसभा और राज्यसभा मतलब वो विधायिका कहलाएगी। तो अब क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखेगा? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा से ही कार्यपालिका को चुना जा रहा है, लोकसभा के चुनाव के बाद ही। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण करना और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, और ये कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। अच्छा, आप बताइए क्यों? क्योंकि लोकसभा से ही तो उसको चुना जा रहा है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम आगे जो है बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे है बहुत, ये वाला टॉपिक अच्छे से बताया गया। तीसरा बात आते हैं वित्तीय कार्य। सरकार, देखिए अब आप ये जानते हैं कि सरकार है, सरकार कितने सारे कानूनों को लागू करती है, कितने सारे लोगों को पेंशन्स देती है। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स भी हैं जिनको सैलरी देनी पड़ती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को लेकर के बहुत पैसा खर्च होता है भाई। लोगों को जो है ऐसी स्कीम्स चलाना जिससे कि लोगों को फूड देना, फूड सब्सिडी देना, ठीक है, गैस सिलेंडर सब्सिडी देना, बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ये पैसा लाएगी कहाँ से सरकार? ये पैसा आता है लोगों के टैक्स से। आम लोग जो टैक्स देते हैं उनसे ये पैसा आता है। तो भाई सरकार क्या करती है? कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान और सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। देखिए, अब ये संसद जो है, हमारी जो लोकसभा राज्यसभा है, कि हमारी सरकार ने लोगों से कितना टैक्स लिया। अब टैक्स लेकर के तो भाई बहुत सारा पैसा आ जाएगा। अब वो टैक्स लेने के बाद वो पैसा जो है सरकार ने कहाँ कहाँ खर्च किया, भाई इसकी पूरी रिपोर्ट जो है संसद में प्रस्तुत करनी होती है। सरकार अगर 1 रुपया भी खर्च कर रही है तो उसको संसद से उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। ठीक है ना, ये होता है विधायी कार्य। अब सरकार जो है एक बजट लेकर आती है। बजट क्या होता है कि सरकार, अब जैसे हम अपना घरों में बजट बनाते हैं ना कि भाई मेरे को एक महीने में जो है 10,000 रुपये की इनकम हो जाएगी, तो मैं ये वाला पैसा कहाँ कहाँ खर्च करूँगा। ठीक है, और अगर मेरे को पैसा कमाना है तो मैं कहीं कहाँ से कमा सकता हूँ। तो हम बजट्स बनाते हैं, तो सरकार भी बजट बनाती है। ठीक है, वो संसद में पेश करती है। इसके अलावा एक वार्षिक वित्तीय वक्तव्य भी पेश करती है। ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में समझते हैं। वार्षिक का मतलब होता है एनुअल, जो पूरे साल में, ठीक है, एनुअल। वित्तीय का मतलब होता है फाइनेंशियल, ठीक है, पैसों से जुड़ा हुआ। ठीक है, वक्तव्य का मतलब होता है स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो पूरी हर साल सरकार जो है एक वार्षिक वित्तीय वक्तव्य जारी करती है। इसमें होता क्या है कि सरकार की आमदनी है, ठीक है ना, सरकार का कितना खर्चा है उसके बारे में,
इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ। देखिए, आपने सीए के बारे में सुना होगा। सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो क्या करते हैं, कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लेकर आते हैं। उसमें क्या होता है, कंपनी ने कितना कमाया, कंपनी ने कहाँ कहाँ खर्चे किए, कंपनी के जितने जो है कर्मचारी थे उनको कितनी कितनी सैलरी दी, पेट्रोल का खर्चा, सारे खर्चे और कितनी आमदनी है वो लेकर आते हैं। ठीक है, तो सरकार को भी ये सब चीज़ें देनी पड़ती है कि लोगों से कितनी हमने टैक्स से पैसा लिया, कहाँ कहाँ से हमारी आमदनी हुई और कितना कितना खर्चा हुआ। तो ये सब कुछ जो है सरकार को बताना पड़ता है संसद को। ठीक है, और संसद जो है बजट पास करती है, तब जो है सरकार पैसा खर्च कर पाती है। सरकार का अगला कार्य है वो है प्रतिनिधित्व। इस बात पर बात करते हैं। देखिए, प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था ना कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो हमारी तरफ से शासन करते हैं, हमारी तरफ से कानून बनाते हैं पूरे देश के लिए। तो देश के अलग अलग क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है कौन, संसद। अब संसद में क्या होता है, देश के अलग अलग, अब जैसे ध्यान रखिए, पूरे देश के चुनाव होते हैं। संसद सिर्फ एक राज्य या एक प्रधानमंत्री की नहीं है, संसद पूरे देश की है। पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर जो है नीचे तमिलनाडु, ठीक है, फिर गुजरात से लेकर जो है अरुणाचल प्रदेश, पूरा देश जो है। अब यहाँ पर क्या होता है, टोटल सीटें हैं 543। ठीक है, तो 543 सीट्स में जो है तमिलनाडु, केरला, जो है उड़ीसा, हर जगह के जो है हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, हर समाज के लोगों को दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कोई अमीर, कोई गरीब, कोई मध्यम वर्गीय, सबको, और धर्म के नाम पे भी, जाति के नाम पर भी, हर किसी का अलग अलग जो विचार है उनको प्रतिनिधित्व कौन करती है, संसद। इसके अलावा बहस का मंच है। संसद में वाद विवाद होता है। वाद विवाद बोले तो कि भाई डिबेट होती है, उन पर विचार विमर्श होता है। ठीक है, अब संसद में सभी सदस्य किसी भी विषय पर अपनी बात रख सकते हैं। और अब बात समझिए कि क्या संसद के किसी सदस्य को इस बात का डर होना चाहिए कि अगर उसने कुछ कह दिया और वो सरकार को पसंद नहीं आया तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए संसद के किसी भी सदस्य को, वो भी किसी भी विषय पर निर्भीकता से, यानी कि बिना डरे बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई भी सदस्य जो है राष्ट्र के सामने आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण समस्या या किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रख सकता है। तो यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में होता क्या है, हमारे यहाँ देश जो है हमारा कोई राजतंत्र थोड़ा है। राजतंत्र में क्या होता है, एक राजा होता है, राजा ने कोई एक कानून बना दिया, और कानून को जो है कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएगा। अब भाई वो कानून सही हो या गलत हो, दोनों तो चीजें हैं ना। कानून तो मान लो कि बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो हम राजतंत्र में बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन लोकतंत्र में लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अपनी सरकार को क्या कर सके, क्रिटिसाइज कर सके, और वो अगर कानून ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ जो है वो मतलब अपनी आवाज भी उठा सके। तो यही चीज जो है हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखती है। तो संसद क्या है, एक बहस का भी मंच है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संसद जो है संवैधानिक कार्य भी करती है। संवैधानिक कार्य का मतलब क्या हुआ कि देखिए, हमारे देश में संविधान, हमारा देश जो है संविधान के अनुसार चलता है। हमारा जो चैप्टर 1 था, तो संसद के पास ही संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संशोधन का मतलब होता है किसी भी तरह का चेंज लेकर आना। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारा देश का संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। ठीक है, अब जो कानून उस समय लागू हुआ, आज चल रहा है 2020, 70 सालों के बाद, तो उस कानून में किसी न किसी तरह के तो बदलाव की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो संसद के पास समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। तो संसद के दोनों सदनों की जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो एक समान है, यानी कि लोकसभा की शक्ति और राज्यसभा की शक्ति दोनों की एक समान है संविधान में संशोधन करने की। तो हर संविधान, मतलब प्रत्येक संविधान संशोधन जो है, कोई भी संविधान में संशोधन करने के लिए जब आएगा तो वो दोनों सदनों के द्वारा वो पास होगा। और वो पास कैसे होगा? विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था, वो क्या होता है, यानी कि 2/3 बहुमत जो है, 2/3 जो है वो होगा, और प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, मतलब इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। हम आगे भी बात करेंगे जब हम बहुमत की बात करेंगे।
दूसरा है, इसके बाद है निर्वाचन संबंधी कार्य। सरकार जो है चुनने के संबंधित कार्य भी करती है, जैसे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने का काम जो है वो संसद करती है, संसद में चुनाव होते हैं। इसके बाद आती है अगला न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य मतलब जैसे न्यायपालिका के कार्य होते हैं ना, कि किसी के लिए के बारे में न्याय करना। जैसे मान लो कि हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जज, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज, अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं जो देश के खिलाफ है या भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनको हटाने जाने के लिए ना, अगर उनको हटाना है तो कौन हटाएगा? संसद हटाएगी। ठीक है, संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करेगी और उसके बाद उनको हटाया जाएगा। तो न्यायिक कार्य भी क्या कौन कर रही है? संसद। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हो, क्योंकि अगर ये बातें समझ आ गई तो आप इजीली जो है अपने क्वेश्चंस को आराम से जो है सॉल्व कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के डिस्कशन में इतना ही था, आगे का कंटिन्यू हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।